स्टूडेंट नमस्कार। तो हम भूमि सुधार की क्लास लेने जा रहे हैं। तो भूमि सुधार के अंतर्गत जो भूमि होती है उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए, किस तरीके से उनसे संबंधित कानूनों में परिवर्तन किया जाए और जो प्रथाएं चल रही हैं उनमें किस तरीके से परिवर्तन हो, यह सरकार द्वारा आरंभ किया गया कि भूमि का सुधार हो और जो कानून और प्रथाएं हैं उसमें परिवर्तन हो। मुख्यतः कृषि भूमि का बंटवारा पर इन्होंने बल दिया है कि जो कृषि है, मतलब जो कृषि योग्य भूमि है उसमें बंटवारा कर दिया जाए। स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रम कुछ लागू किए गए। कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य था मध्यस्थों की समाप्ति। मध्यस्थ कौन थे कि जो सरकार और किसानों के बीच जमींदार, काश्तकार, भूस्वामी, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था थी, ये मध्यस्थ थे। तो इनकी समाप्ति और भूस्वामी काश्तकारों के संबंधों को निश्चित किराए द्वारा सुरक्षा देना, उच्चतम सीमा का निर्धारण करना कि भूमि का पुनर्वितरण करना है, सरकारी सहकारी कृषि का विकास करना था। इसका मतलब था कि पहले जो लोग थे अंग्रेजों के ज़माने में, औपनिवेशिक काल कहते हैं जिसे, उसमें बड़े बड़े लोग बहुत हजारों बीघाओं की जो ज़मीन थी वो उनके पास अपने अंडर में किए थे जो जमींदार थे, क्योंकि अंग्रेज लोग यानी औपनिवेशिक सरकार या ब्रिटिश सरकार इन जमींदारों पर टैक्स लगाती थी और जमींदार किसानों से अपनी ज़मीन पर कार्य करवाते थे। जो बहुत सारा उत्पादन है वो जमींदार लेते थे और जमींदार अंग्रेजों को टैक्स देते थे। तो किसान बेचारे अपनी मेहनत करते थे और उनका सरकार भी खाती थी और जमींदार भी खाते थे। तो सरकार ने जो कानून लागू किए तो इन मध्यस्थों को ख़त्म करने के लिए लागू किए कि जो किसान की ज़मीन है वो किसान के पास रहे, कोई जमींदार ना हो, कोई बड़ा भूस्वामी ना हो। तो ये भूमि सुधार हुए हैं। तो सरकार ने इस जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया और रैयतवाड़ी प्रथा को भी ख़त्म किया और अत्यंत सराहनीय प्रयास सरकार ने किए। जब सरकार ने ये प्रयास किए तो भूमि सुधार के जो परिणाम हुए वो परिणाम क्या है, तो परिणाम हम देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल के परिणाम। औपनिवेशिक काल मतलब स्वतंत्रता के पहले, जब अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे। तो उस टाइम पर हमारे भारत में दो व्यवस्थाएं लागू थीं, एक तो जमींदारी व्यवस्था और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था क्या थी कि जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपने अंडर में हजारों बीघाओं की जमीन कर रखी थी। और उसी पर किसानों मजदूरों से खेती करवाते थे और खेती का कुछ भाग किसानों को दे देते थे और उसमें से खेती से जो निकलता था उत्पादन वो ज़्यादा से मात्रा में खुद रख लेते थे। और ये लोग अंग्रेजी सरकार के अंडर में कार्य करते थे। कौन? जमींदार लोग। क्योंकि सीधे रूप से तो ये ज़मीन के मालिक नहीं थे, लेकिन ज़मीन बहुत सारी, वैसे कहा जाता अगोटे थे, मतलब कि अपना अधिकार जमाए हुए थे, लेकिन इनकी ज़मीन वो थी नहीं। और
इस पर शासन करते थे, या तो जमींदार होता था या वहाँ का राजा होता था। किसान जो भी उस भूमि पर काम करते थे, फसल का कुछ भाग ही उन्हें मिलता था। जबकि ब्रिटिश सरकारें जब या औपनिवेशिक भारत में आए, तो उन्होंने इन क्षेत्रों पर जो कार्य करवाया वो जमींदारों से करवाया। उन्होंने जमींदारों की संपत्ति के अधिकार भी दिए कि जमींदारों, ये तुम्हारी संपत्ति है, इस पे तुम कार्य करवाओ और इसका कुछ भाग हमें भी दो। तो ब्रिटिश लोगों के कार्य करते हुए उन्हें जमीन पर पहले से अधिक नियंत्रण मिला। मतलब सरकार ने कह दिया कि तुम ऐसा करो कि किसानों से काम करवाओ, ये अब तुम्हारी जमीन ही रहेगी, किसी की जमीन नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत सारी जमीन अपने अंडर में किए थे। तो इससे जमींदार और भी मजबूत हो गए। लेकिन क्या करा अंग्रेजी सरकार ने, एक बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया कि जमींदारों लोग, ये तुम्हारी जो जमीन है ये नहीं जाएगी, लेकिन आप इसका टैक्स भरते जाना, मतलब अतिरिक्त रुपया सरकार को भी देते जाना। जमींदारी व्यवस्था के कारण ब्रिटिश काल में, अंग्रेजी काल में कृषि का उत्पादन कम होने लगा। इसलिए कृषि का उत्पादन कम होने लगा कि जो किसानों को तो मिलता नहीं था, जो मेहनत करते थे खेतों पर, उन पर दबाव पड़ा, तो वो बेचारे कम कार्य करने लगे। साथ ही बार बार अकाल पड़ रहा था, सूखा, बाढ़, ऐसा अकाल पड़ रहा था। तो युद्ध ने जनता के समक्ष कठिनाइयां उत्पन्न कर दी, और युद्ध भी चलते रहते थे भैया, भारत का और इंग्लैंड का, मतलब अंग्रेजों का, और मुसलमानों का, मतलब जो। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो रैयतवाड़ी, ये तेलुगु शब्द है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत क्या है? तेलुगु शब्द है। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का क्या होता है? किसान। तो जब औपनिवेशिक भारत था, यानी कि स्वतंत्रता के पहले जो भारत था, इसका जो अधिकांश जिला थे वो जमींदारी व्यवस्था द्वारा चलाए जाते थे। मतलब यहाँ ना तो कोई राजा था और ना ही अंग्रेजी सरकार का यहाँ अंडर में थी। तो यहाँ जमींदार अपने गांव को चलाते थे, वही वहाँ के प्रधान रहते थे, वही वहाँ के राजा रहते थे। लेकिन जो कुछ क्षेत्र थे वो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, यानी अंग्रेजी शासन के अधीन थे। तो जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा यहाँ कार्य होता था। काय पे? खेती पर। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक किसान वे स्वयं अधिकांश जमींदार होते थे, ना कि कृषक। तो जो अधिकांश किसान थे जो खेती करते थे वो कौन होते थे? जमींदार होते थे, ना कि किसान खेती करते थे। इसमें बड़े बड़े लोग ही इसमें खेती करते थे, और यही टैक्स चुकाते थे सरकार का। क्योंकि औपनिवेशिक सरकार सीधे किसान से या भूस्वामियों से, मतलब जिनकी भूमि है, भूमि का स्वामी से संबंध रखती थी। इसमें टैक्स का भार कम होता था और कृषकों को कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन भी मिलता था। इसमें क्या था, जब वे स्वयं खेती करते थे तो उन्हें सरकार कहती भैया खेती करो, हम तुम्हें बीज देंगे, वो देंगे, तो ऐसी सुविधाएं देंगे। तो खेती के लिए प्रोत्साहन मिला। इसके जो परिणाम क्या होगा, अधिक उत्पादन होने लगा और वे जो संपन्न हो गए। औपनिवेशिक भारत में जमीन को टैक्स देने के लिए जब हमने वर्तमान में कृषक संरचना का अध्ययन किया और ध्यान में रखा, तो जो वर्तमान संरचना में परिवर्तन एक श्रृंखला के रूप में होते थे वहां पे। अब हम ये देखते हैं कि जो स्वतंत्र भारत हुआ जब,
तो फिर ये व्यवस्थाएं में क्या परिवर्तन हुआ, जो रैयतवाड़ी थी और जो जमींदारी प्रथा थी, क्या हुआ। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, तो जैसे प्रश्न आ जाता है स्वतंत्र भारत पर, जो भू सुधार आंदोलन, भूमि सुधार किस तरीके से हुआ, या भूमि सुधार का वर्णन करिए, तो ये स्वतंत्र भारत की है और ये स्वतंत्र भारत से पहले की व्यवस्था हमने बताई। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इनके जो सलाहकार थे, उन्होंने नियोजित विकास कार्यक्रमों को अपनाया और अपना ध्यान केंद्रित किया कि हमें किसानों की दशा में सुधार करना चाहिए, क्योंकि जो भारत की उत्पादन की नींव है, भारत के विकास की नींव है, किसान ही होता है और उद्योग भी होता है। तो किसानों की जो नीतियां थी उनमें सुधार किया, जिसमें औद्योगिकीकरण भी शामिल था। जिन्होंने नीति बनाई, उस समय भारत की निराशाजनक कृषि स्थिति थी, जिसमें कुछ जवाबी मुद्दे भी थे। क्योंकि निराशाजनक कृषि इसलिए थी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों का शोषण हो रहा था, क्योंकि बड़े भूभाग पर बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा था, जबकि वो जमीन उनकी नहीं थी। वो जमीन किसी की नहीं थी, वो उस पर तो सरकारी हक था, लेकिन वो अपना कब्जा किए थे, जबरदस्ती अपनी बनाए थे। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना जमीन में बंटवारा कर दिया जाए और जनता में जमीन को एक लिमिट में, मतलब एक सीमा में, कि सबको इतनी इतनी जमीन मिलेगी तो उतनी जमीन सबको दे दी जाए। तो सरकार ने क्या किया कि 1950 से 1970 के बीच भूमि सुधार कानूनों को लागू कर दिया और इसे राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तरों पर इस कानून को चलाया गया, जिसमें से उन्होंने क्या किया कि निम्न परिवर्तन किए, जो इस प्रकार है। इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलन कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। इनका जो विधेयक में पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था। मतलब जमींदारी व्यवस्था तो आप जानते हैं कि बहुत सारी जमीन पर लोगों का कब्जा था और जो दूसरों से ही खेती करवाते थे, मतलब खेती उनकी भी नहीं थी और दूसरों से खेती करवाते थे। इसमें से इन मध्यस्थों को हटाया गया, जो कृषक और राज्य के बीच थे। मतलब किसान तो खेती करते थे और ये जमींदार इनमें मध्यस्थ का कार्य करते थे, मतलब इनकी जमीन भी नहीं थी और किसानों से कार्य करके अपना भरण पोषण करते थे और फायदा खूब कमाते थे। सरकार ने प्रभावशाली कानून लागू किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि पर जमींदारों को उच्च अधिकारों को दूर करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों को कम करने में सफल रहा। यह कार्य बिना सरकार के संघर्ष के नहीं हो सकता था, लेकिन अंत में वास्तविक भूस्वामी एवं स्थानीय कृषकों की स्थिति को मजबूत कर दिया सरकार ने। मतलब ये कार्य पूरी तरीके से लागू तो नहीं कर पाई सरकार, लेकिन बहुत कुछ लागू कर दिया और किसानों की स्थिति को मजबूत कर दिया। हालांकि जो जमींदार थे, यानी जमींदारी जो प्रथा थी, उसको खत्म तो कर दिया, उसे भू सामंतवादी कर दिया, पट्टेदारी और साझा कृषि व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। मतलब किसानों को उस जमीन पर पट्टा नहीं दिया गया, फिर भी काफी हद तक किसानों की स्थिति में सुधार हो गया। अनेक क्षेत्रों में तो ये कार्य चलता रहा, लेकिन इसको पूर्णतः खत्म नहीं किया गया। अब दूसरा था पट्टेदारी का उन्मूलन। जो सरकार से पट्टा लिए थे बड़े बड़े लोग, उनको भी खत्म कर दिया गया। पट्टा मतलब कि 4 साल के लिए हम 1000 बीघा लिए हैं, उस पर कार्य करेंगे, तो ये भी खत्म कर दिया। इसके अंतर्गत मुख्य कानून पट्टेदारी का उन्मूलन करना था, खत्म करना था और नियंत्रण करना था और कंट्रोल करना था। पट्टेदारी प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके, ऐसा कुछ किया गया।
इनका भी कानून कभी मजबूती से लागू नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल और केरल में जो किसानों की संरचना थी उसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन आए और पट्टेदारों को भूमि के अधिकार भी दिए गए। हदबंदी अधिनियम, तो हदबंदी अधिनियम में तीसरा सुधार हुआ। इसमें क्या था कि जैसे एक विशिष्ट परिवार कोई जमीन रखता है, उसकी उन्होंने एक उच्चतम सीमा तय कर दी कि भैया आप बस 100 बीघा ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। मतलब इस तरीके से उन्होंने एक सीमा तय कर दी। हदबंदी की भूमि के प्रकार में जो उपज वाली भूमि है और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी हदबंदी का नियम। मतलब हदबंदी का नियम क्या था कि जैसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है और कम उपजाऊ भूमि है, मतलब दो तरीके की भूमि हमने मान ली। जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि है तो वो कम मिलेगी और जो कम उपजाऊ भूमि है उसकी जो सीमा है वो अधिक, मतलब वो ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि उपजाऊ भूमि 10 बीघा मिलेगी तो अनउपजाऊ भूमि आपको 50 बीघा मिल जाएगी। इस तरीके से इन्होंने हदबंदी का नियम बनाए। और इन्होंने ये भी किया कि जैसे सिंचाई वाली भूमि है तो जिससे सिंचाई वाली भूमि लेना है उसे भूमि की सीमा है वो कम मिलेगी, मतलब भूमि कम मिलेगी। और जो भूमि पर सिंचाई नहीं होती है वो भूमि की सीमा है अधिक मिलेगी। जैसे सिंचाई वाली भूमि 10 बीघा मिलेगी तो बिना सिंचाई वाली भूमि है वो आपको 40 बीघा मिल जाएगी। इस तरीके से इन्होंने हदबंदी के नियम बना दिए गए। तो हदबंदी का नियम तो आपको समझ में आ गया कि हदबंदी में ऐसा नियम था कि जो किसान थे जिन्हें उपजाऊ भूमि लेना है उन्हें कम मिलेगी और जिन्हें अनउपजाऊ भूमि लेना है उन्हें ज़मीन ज़्यादा मिलेगी। और जिन्हें सिंचाई वाली ज़मीन लेना है उन्हें कम मिलेगी, जिन्हें बिना सिंचाई वाली ज़मीन लेना है उन्हें अधिक मिलेगी। तो इस तरीके से हदबंदी की सीमा थी। इससे जो भूमिहीन परिवार थे जिन्हें भूमि नहीं थी उन्हें भूमि दी जाए, ऐसा इसका नियम था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे अधिकांश राज्यों में इन्हें भूमि नहीं मिल पाई। तो मतलब ये नियम भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो गए। जो कुछ बड़े जागीर थे, बड़ी संपत्तियों वाले थे, उन्होंने एस्टेट की नींव को तोड़ दिया। क्योंकि इन्होंने क्या करा कि सरकार ने तो कह दिया था जिसके पास ज़्यादा भूमि है उसकी भूमि लोगों में बांट दो। तो जो बड़े लोग थे, बड़ी संपत्ति वाले लोग थे, इन्होंने अपनी भूमि अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी और अपने औरत के नाम कर दी। औरत को अलग कर दिया, तलाक दे दिया। क्योंकि ऐसा नियम था जैसे तलाक दे दिया या अपनी लड़कियों में बांट दी जमीन। पहले ऐसा नियम था कि अपने बच्चों और बच्चियों को दे, जिसकी शादी नहीं होती थी उस बच्ची को के नाम भी जमीन कर देती थी, जैसा कि आज मध्य प्रदेश में नियम है। लेकिन पत्नियों को हिस्सा नहीं था। तो इस तरीके से ये हमारा भूमि सुधार खत्म हुआ।